हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन फार्मास्यूटिक्स वन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 इसमें कंप्लीट हो जाएगा टोटली। हम लोग का बाकी था हैंडलिंग एरर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड पोजोलॉजी, पूरा कंप्लीट बचा हुआ था, तो इस वीडियो में कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हैंडलिंग क्या है? जो भी प्रिस्क्राइबर, जो डॉक्टर वो जो लिख के देता है वो फार्मासिस्ट को देता है, और फार्मासिस्ट तब क्या करता है, वो पेपर रिसीव करने के बाद अब वो देखते हैं। तो पहला इसके प्रोसीजर 4 स्टेप है। तो पहला है रिसीविंग। तो रिसीविंग में जैसे ये रिसीविंग हो गया, रीडिंग हो गया, चेकिंग करना। फिर तीसरा स्टेप है कलेक्टिंग करके वेइंग मटेरियल करना। ठीक है। फिर चौथा है कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। तो ये सब लगभग 4 स्टेप में आते हैं। तो पहला है रिसीविंग। तो पहला लिखो आप भी। ठीक है, तो पैकेजिंग हो गया, पैकेजिंग लिख लो। ठीक है, तो पहला स्टेप है रिसीविंग। ठीक है, तो रिसीविंग है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। रिसीविंग क्या है? तो प्रिस्क्रिप्शन जो भी रिसीव करेगा, जो भी चीज़ें रिसीव करेगा, जो फार्मासिस्ट है पहला तो रिसीव करेगा जो भी प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, वो पहले रिसीव करके क्या करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है इसमें। ठीक है, जैसे ही रिसीव किया कुछ नहीं बताना है, जैसे कुछ नहीं हुआ। पढ़ना है क्या क्या दवाई का नाम लिखा है क्या नहीं, कुछ भी उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट इसके वजह से कुछ कंफ्यूज ऐसा या सरप्राइज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, पेपर चुपचाप रिसीव करना है और उस पर पढ़ना है क्या क्या दिया है। ठीक है, तो आप लिख लो साथ साथ में डेफिनेशन भी। ठीक है, दैट गिव एन इम्पैक्ट टू द पेशेंट। तो ये पेशेंट पे इम्प्रेशन ये बताता है, तो इसलिए कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है, क्योंकि दैट शी इज ये इज कंफ्यूज और सरप्राइज्ड। ठीक है, आफ्टर सीइंग द प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो रिसीविंग का पहला स्टेप कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, रीडिंग एंड चेकिंग। तो सेकंड स्टेप लिख लो, रीडिंग एंड चेकिंग। तो रिसीव कर लिया आपने, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, अब रीड करना है कौन सा उस पर दवाई लिखा है, कौन सा क्या है, आपको पूरा रीड करके चेक करना है। ठीक है, तो केयरफुली रीड करना है कम से कम 2 बार। ठीक है, तो प्रिस्क्राइबर ये प्रिस्क्रिप्शन को कम से कम 1 से 2 बार आराम से पढ़ना है। ठीक है, उसमें जो अंडरस्टैंड नहीं है तो कंसल्ट करो, किसको, डॉक्टर को करो या प्रिस्क्राइबर जो भी है वो उनको कंसल्ट करो कि ये क्या लिखा है, अगर कुछ भी डाउट रहा तो लिख लो कंसल्टिंग विद डॉक्टर और प्रिस्क्राइबर। नाउ फिर सेकंड स्टेप है, दैट इज सेकंड थर्ड स्टेप आ जाएगा, दैट इज कलेक्टिंग वेइंग ऑफ द मटेरियल। अब कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल में कैसे, जैसे कि मतलब रीड कर लिया सब कुछ, पता चल गया डाइट। अब क्या करना है, जितना रीड करके चेक करके अब हम लोग को क्या करना है, जो जो नाम दिया ड्रग के वो कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्ट करके और कितने ग्राम में जो जो जितना वेट गिवन है उस वेट में हम लोग को वे करना है कोई भी ड्रग। ठीक है, तो कलेक्ट ऑल द ड्रग्स एंड डोजेज ऑन द टेबल विच इज रिटन इन प्रिस्क्रिप्शन एंड वेट इट इन विच क्वांटिटी इज मेंशन। जो भी क्वांटिटी ड्रग का मेंशन है उसमें हम लोग को वेट करना है और कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, अब चौथा है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। अब इसमें क्या करना है चौथा स्टेप में, अब जो भी उसको पैक करो। ठीक है, हो गया ना, अब अलग कर लिया, वेट कितना हो गया कर लिया, वेट कर लिया, अब उसको अलग अलग करके पैक कर दो और उस पर लेबल करके पैकेजिंग कर दो। इसमें बेसिकली इतना ही है। तो क्या, टेबल शुड भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए भाई, दवाई रखेंगे उस पर टेबल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट है वो हट जाना चाहिए। ठीक है, और क्या होता है, जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो उस पर होना चाहिए, वो भी क्लीन और ड्राई। ठीक है, कोई भी गीला ये सब नहीं होना चाहिए, सूखा और क्लीन होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइबर जो भी चीज़ें लिखा है ना, जो भी चीज़ें लिखी है आप वो प्रिस्क्रिप्शन पे या फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के द्वारा, तो वो हम लोग को उस हिसाब से कंपाउंडिंग करना पड़ेगा, मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या लिखा है। अब क्या करना है, सूटेबल कंटेनर या सूटेबल बॉटल में हम लोग को क्या करना है, उसको कलेक्ट करके किसको, पेशेंट को डिलीवर कर देना है। ठीक है, डिलीवर करके उसको बताना है कि कैसे यूज़ करना है, उसको डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी बता देंगे। तो आप लिख दो देन लेबल्ड इट अकॉर्डिंग टू पैकेज, मतलब वो लेबल करके पैकेजिंग कर दो, लेबल करके पैकेजिंग कर दो। ठीक है, तो एंड डिलीवर कर दो पेशेंट को, और फिर उसका कौन कैसा यूज़ करना है दवाई को वो बता दो।
ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इतना हुआ, ये 4 स्टेप भी देख लिया। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आसान था, ठीक है, याद कर लो, ये देख लो और समझ लो। फिर अब बात करते हैं सोर्स ऑफ एरर्स। अब एरर्स प्रिस्क्रिप्शन में भी आ सकते हैं। अब कैसे एरर्स हो सकते हैं? एक तो पहला है जैसे एब्रीवेशन। एरर कौन कौन से? जैसे पहला है एब्रीवेशन। एब्रीवेशन में तो कोई डॉक्टर ने चलो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और कुछ कुछ शॉर्ट फॉर्म के सेम नाम होते तो उसमें कंफ्यूज हो सकते, तो एब्रीवेशन हो गया। फिर नेम ऑफ ड्रग हो गया, फिर स्ट्रेंथ ऑफ द ये प्रिपरेशन हो गया, फिर डोजेस फॉर्म में गलती हो गई, डोज में गलती हो गई, फिर डोज में हो गया, फिर इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट हो गया, फिर इनकम्पैटिबिलिटीज़ हो गई। तो ये सब के कारण एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो और वो ये सब के एरर्स के कारण पेशेंट को हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये सब का ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक को लेकर, दैट इज़ एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन में क्या होता है कि जैसे डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया दवाई का, लेकिन वो दो दो दवाई का कभी कभी शॉर्ट फॉर्म सेम होता है, तो गलती ना हो जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के पास कि ये कौन सा दवाई है, ठीक है। फार्मासिस्ट कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो ये लिखा। तो इसमें क्या होता है, जैसे सम ड्रग एब्रीवेशन ऑल्सो हैव सेम मीन्स आफ्टर रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। कोई भी डाउट है तो कंसल्ट करेंगे फार्मासिस्ट को, अदर वाले फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को, ठीक है। तो जैसे लिख लो फार्मासिस्ट, और जैसे कि अभी एग्जांपल है एक्रो। एक्रो मीन्स एक्रोमाइसिन भी होता है, एक्रोस्टैटिन भी हो सकता है। अब कौन सा देना है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, गलत दवाई ना दे दे, इसलिए हम लोग कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के पास जिसने लिखा है, प्रिस्क्राइबर को। अब नेम ऑफ द ड्रग, दूसरा नेम, अब नाम में गलती हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ड्रग का नाम लगभग सेम होता है, उसके जैसा दिखता है, ठीक है, साउंड सिमिलर करता है। तो ये क्या कर सकता, अगर गलत दवाई दे दिया तो इट मे डेंजर टू द पेशेंट। सो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो साउंड सेम होता है, जैसे कोई कोई दवाई हो गया जैसे डिजीटॉक्सिन और डिगॉक्सिन, ये सब नाम सेम है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए गलत दवाई ना जाए तो पहले कंसल्ट कर दो डॉक्टर के पास, एक बार पूछ लो, क्लियर आउट करो, ठीक है। तो एक एग्जांपल में डिजीटॉक्सिन और डिजॉक्सिन, ठीक है, ये एग्जांपल था। देखो दोनों में साउंड सेम कर रहा है ना, तो इसलिए गलती हो सकती है। तो तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग। अब स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग्स में कैसे, जैसे किसको कितने स्ट्रेंथ में देना है, जैसे ड्रग्स आर अवेलेबल इन वेरियस स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, जैसे ये स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन में डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसके बारे में 2-4 लाइन, दैट इज ड्रग्स आर अवेलेबल in various strength, so drug must not be dispensed if the strength is not written in the। तो कितने स्ट्रेंथ में देना है उस ड्रग को वो भी लिखना होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे। नहीं लिखा हो तो पहले जाके पूछ लो कितने स्ट्रेंथ में, तभी देना है, नहीं तो गलती नहीं करनी है, ठीक है। चौथा है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग। अब कौन से डोजेस फॉर्म, जो भी ड्रग है उसके बहुत सारे डोजेस फॉर्म हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है। तो कौन से डोजेस फॉर्म में देना है, क्योंकि एक ही दवाई बहुत सारे डोजेस फॉर्म में रहता है, तो वो पहले अगर डाउट है तो वो पूछ लो, क्लियर आउट करो, ठीक है। तो क्योंकि अलग अलग डोजेस फॉर्म में अलग अलग होता है, तो इसलिए पहले क्लियर आउट कर लो कि डोजेस फॉर्म सही है कि नहीं। तो लिखो डेफिनेशन में, मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल मोर देन वन डोजेस फॉर्म, ठीक है, लिखो मोर देन वन डोजेस फॉर्म, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बात का क्या, लिक्विड में होता है, टैबलेट्स में होता है, जैसे लिख लो लिक्विड हो गया, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सपोजिटरीज हो गए, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए जो भी रिटर्न है तो एक बार अच्छे से पढ़ लो कि उसमें स्ट्रेंथ कौन सा दिया है, डोजेस फॉर्म कौन से दिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कौन सा डोजेस फॉर्म होना चाहिए ड्रग का, नहीं लिखा है तो एक बार पूछ लो, क्लियर आउट करो। अब है इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है दैट इज फिफ्थ पार्ट, ये इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। अब इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट में जैसे कि अब कैसे उसको, मतलब इंस्ट्रक्शन तो होना चाहिए ना पेशेंट को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि क्वांटिटी कितनी देनी है, कितने बार यूज़ करना है, कितने टाइम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए दवाई लेने की, वो सब लिखना चाहिए पेशेंट के लिए। तो इट शुड बी क्लियरली गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन फॉर अवॉइड एरर्स। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट होता है एक्चुअली में, ये क्या होता है,
पेशेंट के लिए जब ये इंस्ट्रक्शन ही ना हो तो पूरा इनकम्प्लीट होगा प्रिस्क्रिप्शन। तो इनकम्प्लीट उसमें पूरा क्वांटिटी ऑफ ड्रग हो गया, मतलब किस टाइम पे लेना है, कौन सी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ड्रग की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ये सब पूरा होना चाहिए किसमें, वो इंस्ट्रक्शन में लिखा होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, नहीं तो गलत यूज़ हो जाएगा तो फिर हार्मफुल इफेक्ट शो होने लग जाएंगे दवाई के। ठीक है, तो और लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट है डोज। अब डोज क्या है, यूजुअली जैसे कुछ जैसे हैवी वेट वाले को ज़्यादा डोज चाहिए होता है, कम वेट वाले को लेस डोज चाहिए होता है वही काम करने के लिए। तो डोज वो पता भी होना चाहिए कि डोज कितने फॉर्म में देना, मतलब कौन सा डोज, हाई डोज देना है कि लो डोज देना है, वो भी कंफर्म करना है। तो ये सब की वजह से भी एरर्स आ सकते हैं, तो कंफर्म करने का है। ठीक है, अब लास्ट है इनकम्पेटिबिलिटीज़। अब ये इनकम्पेटिबिलिटीज़ मतलब कि जैसे दो दवाई हम लोग दे रहे मिक्स करके, तो उन दोनों का आपस में इफेक्ट ना होकर इनकम्पेटिबिलिटी ना शो कर दे बॉडी के अंदर। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ना शो कर दे, इसलिए कौन सा दो दवाई मिक्सचर ये सब दे रहे तो वो भी ध्यान देना है कि बॉडी में जाके कुछ हार्मफुल इफेक्ट ना कर दे इन दोनों की वजह से। तो चेक ऑल द टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फॉर द प्रिवेंट एंड पेशेंट फ्रॉम एनी हार्मफुल इफेक्ट। सो कोई भी दो ड्रग ए और बी ऐसे सब। ठीक है, तो यहाँ पर इस हमारा डोजेस ये कंप्लीट हो गया, तो अब प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया, पोजोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पोजोलॉजी भी इस वीडियो में ही खत्म करके यूनिट 1 खत्म कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पोजोलॉजी। पोजोलॉजी का मतलब क्या, डेफिनेशन लिख लेते हैं। और डेट इज पोजोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिनल साइंस, मतलब ऐसा है ब्रांच ऑफ मेडिसिनल साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और डोजेज ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग्स कितने अमाउंट में, हाउ मच, कितने अमाउंट क्वांटिटी में देना है, वो पोजोलॉजी कहलाता है। तो कितने अमाउंट में डोज को देना चाहिए, ड्रग्स को देना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करना पोजोलॉजी कहलाता है। पोजो और लॉजी, पोजो मतलब होता है हाउ मच और लोजो मतलब साइंस। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजोलॉजी। तो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है, जिससे पहला है एज, एज भी बता सकते हैं किसको कितने अमाउंट में देना है ड्रग। फिर जेंडर हो गया, फिर ये बॉडी साइज हो गया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, प्रेजेंस ऑफ डिजीज है कि नहीं वो पेशेंट के अंदर, उसके हिसाब से भी हो जाता है। फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना। फिर नेक्स्ट लिखो पैथोलॉजिकल डिजीज, क्योंकि डिजीज के फॉर्म में भी अलग अलग हम लोग को दवाई देना पड़ता है। फिर टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब देना है, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है कितने अमाउंट में देना है। फिर सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, फिर आइडियोसिनक्रोमी, एंड देन ये टॉलरेंस, आइडियोसिनक्री, ठीक है, एंड देन टॉलरेंस। अब एक एक के बारे में पढ़ते स्टार्ट करते। पहला एज। अब मैंने अभी अभी बताया कि बच्चे को अलग क्वांटिटी में देंगे, एडल्ट को अलग क्वांटिटी में देंगे डोज, हाई डोज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर ये बच्चे को लो डोज। तो एज के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि चिल्ड्रंस को कम अमाउंट में चाहिए होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है एज। ठीक है, तो एज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को कम और बड़ों को ज़्यादा चाहिए रहता है, तो एज इंपॉर्टेंट होता है, फैक्टर डिसाइड करता है। फिर दूसरा है जेंडर। अब जेंडर में जैसे और मतलब डिफरेंट जैसे मेल और फीमेल्स को डिफरेंट डोज चाहिए होते हैं, फीमेल को कम चाहिए रहता है। ठीक है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स चाहिए होती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लो साथ साथ में। अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डोजेस फॉर्म की क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करना चाहिए, ये सब जेंडर से पता चलता है। ये सब क्वांटिटी अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है। अब बात करते हैं बॉडी साइज़ की। अब बॉडी साइज़ में जैसे कि मैं बात करूँ बॉडी साइज़, अब जैसे बॉडी साइज़ अगर बिग है, ठीक है, हैवी वेट है, तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा मेडिसिन चाहिए, उसको हाई क्वांटिटी में चाहिए। जो लो वेट है उसको कम क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ बॉडी साइज़। तो जेंडर देख लिया, एज देख लिया, बॉडी साइज़ देख लिया। ठीक है, ठीक है, बॉडी साइज देख लिया, लो वेट को चाहिए लो डोजेस फॉर्म। तो जैसे एग्जांपल अगर लिखो तो डोज ऑफ द चाइल्ड, जैसे चाइल्ड को अलग डोज फॉर्म में चाहिए, तो अब क्या चाहिए, जैसे बॉडी सरफेस एरिया मीटर क्यूब
ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू में एडल्ट एवरेज एडल्ट डोज। तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ डोज चाहिए होती है। ठीक है, तो अदर बहुत सारे मेथड है, अब पूरा एक एक के बारे में देखेंगे। सरफेस एरिया पे के बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो कितना क्वांटिटी होना चाहिए ड्रग का। फिर चौथा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि कैसा आप ओरली लोगे तो लार्ज अमाउंट में ड्रग होना चाहिए, इंट्राविनस सीधा खून के अंदर लोगे तो उसमें कम अमाउंट में ये चाहिए होता है क्वांटिटी ऑफ ड्रग। तो ये सब भी डिसाइड करते हैं, तो आप लिख लो डेफिनेशन। ठीक है, तो आप साथ साथ में डेफिनेशन लिख लो फटाफट। और ओरली में चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, तो हाई डोज चाहिए होता है। फिर पांचवा है दैट इज प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अब डिजीज को भी देख के हम लोग को क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स देना चाहिए। तो इफ लिखो, साथ साथ में लिखो, इफ द पेशेंट हैव एनी डिजीज ऑलरेडी इन द बॉडी दैट अफेक्ट द डोज ऑफ द ड्रग। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लो जैसे जीआईटी अपना जो ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक, उसमें अगर डिजीज हो गया जैसे कि एक्लोरोहाइड्रिया जिसमें एचसीएल का अमाउंट कम होता है। ठीक है, जैसे जीआईटी हो गया, मैं बता रहा हूँ कि जीआईटी जैसे डिजीज है उसमें जैसे एक्लोरोहाइड्रिया मतलब एचसीएल की अमाउंट में कमी हो गई, स्टमक में कमी हो गई, तो जो एस्प्रिन जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, वो जो भी एस्प्रिन है उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, जैसे दूसरा है लीवर डिजीज, लीवर में डिजीज हो गया तो मेटाबॉलिज्म कुछ कुछ ड्रग का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सब भी ध्यान में रख के हम लोग को देना पड़ता है क्वांटिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, यहाँ पर खत्म। अब पढ़ते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, छोटा छोटा डेफिनेशन सबके बारे में थोड़े बहुत एग्जांपल आपको याद रखने हैं तो 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा, कि कौन से टाइम में लेना चाहिए उस पर डिसाइड करता है क्वांटिटी ऑफ ड्रग। जैसे ये टाइम ऑल्सो अफेक्ट द, जैसे एम्प्टी स्टमक में ये ड्रग ना जल्दी एब्जॉर्ब होके जल्दी एक्शन शो करता है, और जो भरा हुआ पेट होता है उसमें कम, उसमें टाइम भी ज़्यादा लेता है और धीरे धीरे इफेक्ट शो करता है। तो ये सब के हिसाब से भी देखना जाता है। जैसे कोई कोई इरिटेंट ड्रग होते हैं वो इरिटेट कर देता है अगर खाली पेट में लिए, तो इसलिए उसमें हाफ फील्ड या फील्ड स्टमक में लिया जाता है इरिटेंट ड्रग को। तो ये सब पूरा डिसाइड करता है। तो डेफिनेशन आप लिख लो। ठीक है, आपने लिख लिया डेफिनेशन। तो नेक्स्ट है सिनर्जिज्म। अब सिनर्जिज्म मतलब कि इसमें क्या होता है कि व्हेन द इफेक्ट एंड द एक्शन ऑफ ड्रग इज इंक्रीज बाय कॉम्बिनेशन 2 और मोर ड्रग्स, मतलब एक से ज़्यादा हम लोग ने ड्रग्स लिए, ठीक है, तो उन दोनों का साथ में इफेक्ट होके उसका एक्शन ऑफ ड्रग्स बढ़ जाता है। जैसे कि एफिड्राइन और एड्रेनलिन। एफिड्राइन और एड्रेनलिन दो इसके एग्जाम्पल है जो साथ में अगर आ गए तो एक्शन ऑफ ड्रग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक है एंटागोनिज्म, जस्ट इसका उल्टा। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा ड्रग आ जाते हैं जिससे इफेक्ट ऑफ ड्रग का कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसमें इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे हिस्टामिन और एड्रेनलिन दोनों अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट काम करते हैं इसलिए डिक्रीज हो जाता है इफेक्ट। और पहले वाले में एफिड्राइन एड्रेनलिन दोनों साथ में एक ही काम करते हैं इसलिए इफेक्ट ऑफ ड्रग बढ़ गया। फिर आइडियोसिनक्रेसी मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कुछ कुछ पेशेंट में क्या होता है कि वो ड्रग देते हैं ना तो अलग ही कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट शो करने लग जाता है। जैसे कुछ कुछ पेशेंट में एस्पिरिन दे दो ना तो अस्थमा शो कर देता है, कुछ अलग ही हम लोग दिए कुछ लिए थे कुछ और के लिए हो गया कुछ और। तो ये आइडियोसिनक्रेसी में होता है। आप डेफिनेशन लिख लो तब तक। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख दो तब तक। तो डेफिनेशन लिख लिए। सम पेशेंट एस्पिरिन में जैसे अस्थमा शो कर देता है। अब नाउ क्या होता है, जैसे टॉलरेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉलरेंस। अब जैसे कुछ कुछ ड्रग्स बार बार लेते हैं तो उसका टॉलरेंस लेवल सेट हो जाता है कि इतना ड्रग्स दोगे तो अभी काम करेगा। तो पहले कम में अमाउंट में काम हो रहा था, अब उसको आदत पड़ जाती है तो उसको ज़्यादा अमाउंट, वही इफेक्ट शो करने के लिए उसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है ड्रग का। तो टॉलरेंस इफेक्ट भी देखना होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो।
इट इज़ मेड ड्यू टू हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, कुछ कुछ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के कारण ये सब होता है। तो टॉलरेंस लेवल भी देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ तक कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक जैसे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, इसमें मतलब बच्चों को कैसे दवाई देना, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो एज के बेसिस पे पहला देखेंगे, फर्स्ट एज के बेसिस पे। जैसे पहला है यंग्स फार्मूला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही, आपको यही याद रखना, बाकी ये सब भी बता देता हूँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यंग्स फार्मूला लिखो, यंग्स फार्मूला। अब यंग्स फार्मूला में किस लिए यूज़ होता है, जो 12 साल के अंदर अंदर हो उनके लिए यूज़ किया जाता है यंग्स फार्मूला। जैसे डोज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड के लिए डोज कौन कौन से, जैसे देखो एज इन द ईयर, जैसे हम लोग को लिखो डोज ऑफ द चाइल्ड, उसमें लिखना है एज इन ईयर और एज प्लस 12 इंटू में एडल्ट डोज, या इस फॉर्मूले से आप डोज ऑफ द चाइल्ड निकाल सकते हो। तो अब क्या है, डीलिंग फार्मूलाज, डीलिंग फार्मूलाज नेक्स्ट है। ये किस लिए यूज होता है, जो 4 साल और 20 साल के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या करना है, जो भी एज है ईयर के अंदर डिवाइडेड बाय 20 इंटू में एडल्ट डोज, तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं काउलिंग्स फार्मूला। काउलिंग्स फार्मूला में इसमें क्या होता है, जो भी एज है ईयर में वो लिखो, डोज ऑफ द चाइल्ड, एज है ईयर में लिखो +1 डिवाइडेड बाय 24 इंटू में एडल्ट डोज, ठीक है, ये लिख लो यहाँ तक, ठीक है। अब बात करते फ्लूइड्स फार्मूला। फ्लूइड्स फार्मूला जैसे कि जो 12 साल के अंदर अंदर उनके लिए यूज होता है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, डोज फॉर द चाइल्ड, इसको मंथ में लिखना है, जो भी एज है वो मंथ में लिखो, डिवाइडेड बाय 150 इंटू में एडल्ट डोज, इससे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी वेट के बेसिस पे, एज के बेसिस पे देखा, अब बात करते हैं वेट के बेसिस पे, बॉडी वेट। तो उसके अंदर फॉर्मूला आता है क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला और भी पाउंड्स में भी आता है, तो पहले हम लोग क्लार्क्स, ये आखिरी में बताता हूँ वो क्लार्क्स फार्मूला। पहले हम लोग वेट में देखते हैं इन केजी इंटू डिवाइडेड बाय 70 इंटू में एडल्ट डोज, ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, उसके बेस पे कौन सा फॉर्मूला है वो देखो, डोज फॉर द चाइल्ड, ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया BSA ऑफ अ चाइल्ड मीटर क्यूब में डालना है, डिवाइडेड बाय 1.73 मीटर स्क्वायर इंटू में एडल्ट डोज, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। सरफेस एरिया तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हुई, सरफेस एरिया के बेसिस पे भी देख लिया। अब वेटरनरी डोज, वेटरनरी डोज मतलब कोई भी जानवरों के लिए डोज होता है ना, तो जानवरों में ज़्यादा चाहिए होता है दवाई एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, क्योंकि जानवरों का बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए होता है, मच मोर हायर देन द ह्यूमन, ड्यू टू हाई सरफेस एरिया एंड वेट, उसके कारण ज़्यादा एनिमल को चाहिए होता है। तो और एक मैं बता दूं, मैं बोल रहा था क्लार्क्स फार्मूला एक और है पाउंड्स के फॉर्म में, दैट इज़ जैसे चाइल्ड डोजेज हो गया, जैसे चाइल्ड वेट डालना है इन पाउंड्स LB के फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 150 इंटू में एडल्ट डोज, ठीक है। ये भी एक फार्मूला क्लार्क्स फार्मूला का, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। यहाँ यूनिट 1 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू सब्जेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बता देना कौन सा सब्जेक्ट चालू करेंगे। बाकी सबके हम लोग ने सब्जेक्ट चालू किए, तीनों के एक एक यूनिट कंप्लीट हो गए। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।